अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब देखें प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आने के बाद एक बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। कहीं पर ये चय में गोयों हो रही है कि खैबर पख्तूनख्वा की जो PTI की हुकूमत है उसको आने वाले दिनों में रुखसत होना पड़ सकता है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हुकूमत को जो अब एतमाद हासिल हो गया है, कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत फ़ौरन हासिल हो गई और खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन होने के बाद सेनेट में भी हुक्मरान इत्तेहाद को 2/3 अक्सरियत हासिल हो जाएगी, जिसके बाद 27वीं तरमीम हो या मौजूदा हुकूमती गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर है उसको तब्दील करना हो, नए कवानीन लाना हो, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल इस वक्त इसके बाद सामने नहीं होगी और हुकूमत बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगी। लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहुत से नए चैलेंजेस सामने आन खड़े हुए हैं। सवाल ये है कि इस फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सड़कों पे आने के अलावा कोई और ऑप्शन भी मौजूद है या नहीं। और इसके साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर मुतहरिक हुए हैं और उन्होंने अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दी है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस मरतबा मुज़ाकरात की इस पेशकश को कबूल करके सियासतदानों के साथ बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए? इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि सवात में 10 कीमती जानों के जो दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया, किस तरीके के साथ 2 घंटे के दौरान एक वीडियो बनती रही, सूबाई इंतजामिया ज़िले इंतजामिया सोई रही और 10 जाने दरिया की नज़र हो गई। उसके बाद सवात के अवाम सूबाई हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, हुकूमत के खिलाफ उन्होंने नारेबाजी की। सुबह सवात के अवाम और उसके साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ नून लीग की तरफ से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इस दिल दहला देने वाले हादसे पर फौरी तौर के ऊपर इस्तीफ़ा दें। सवाल यह है कि 12 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को KP में हो चुके, फंड्स की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उनकी कारकर्दगी मतलूबा म्यार के मुताबिक सामने क्यों नहीं आ सकी? करप्शन के एक से एक स्कैंडल सामने आए, कार्रवाई शुरू हुई लेकिन हतमी नतीजे तक कोई मामला नहीं पहुंचा। आखिर वहां पर चल क्या रहा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर का कहना है कि मसला कश्मीर खत्म नहीं हुआ, मसला कश्मीर को ख़त्म नहीं करना, मसला कश्मीर को हल करना है। और कश्मीरियों के उनके साथ जो कश्मीरियों को हमने इंसाफ फराहम करना है, कश्मीरियों को जो हमने कुर्बानियां हैं वो किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को इंसाफ मिलेगा और इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब गामजन है। तो इस पर भी बात करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे सीनियर तज्ज़ियाकार मतीन साहब, जबकि हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, जानना चाहूँगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसला आ चुका और अब हुक्मरान इत्तेहाद को कौमी असम्बली में तो 2/3 अक्सरियत मिल चुकी और उसके बाद सेनेट इलेक्शन के बाद कहा ही जा रहा है कि वहाँ पर भी 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। लेकिन जो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, KP की गवर्नमेंट के लिए, इसके बड़े संगीन नताइज की बात की जा रही है। अब इस फैसले के बाद PTI के पास ऑप्शन क्या है? उस सड़कों पर एहतजाज करने का एक स्ट्रेंथ रही है तवील अरसे तक, लेकिन फिल वक्त वो भी ऑप्शन सामने दिखाई नहीं दे रहा। PTI का मुमकिन तौर के ऊपर लाहेअमल क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि जब ये 2/3 मेजोरिटी नहीं भी थी तो भी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पास करा ली गई थी। पार्लियामेंट की इस निज़ाम में कोई अहमियत नहीं है, ना ही आइन की कोई अहमियत है, कानून की कोई अहमियत नहीं है। ये तो इस वक्त एक धौंस धांधली के ऊपर मामला चल रहा है, तो उसी तरह से चलता रहेगा। इससे सिर्फ फर्क यही पड़ा है कि एक जो जुडिशरी का हमारा जो इमेज है, जो परसेप्शन है, वो मजीद खराब हुई है और उससे जो है वो और उनका मामला जो है वो खराब होगा। और परसेप्शन बनाते हुए करते हुए जाहिर है कि एक टाइम चाहिए होता है, वो टाइम जो है वो और इसमें मैं समझता हूँ कि खराबी आएगी। इसके अलावा तो और कोई बड़ा तब्दीली पॉलिटिकल सीन में तो नहीं होनी ना जी। KP की गवर्नमेंट को 20 MPA जो हैं वो चाहिए। अभी तक KP की हुकूमत का भी आप देखें तो PTI को या इमरान खान को क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, वहाँ पे वजीर बन गए हैं, वहाँ पे लोग बन गए हैं, बट फैक्ट इज़ कि जो वादा उन्होंने किया था कि हम इमरान खान के नाम पे वोट लेके आए हैं और इमरान जी। खान को रिलीज़ कराएंगे, तो वो तो अली अमीन गंडापुर उसमें बड़ी बुरी तरह नाकाम हुए हैं। अगर ये नहीं भी तब्दील होती तो अली अमीन गंडापुर साहब को तो कम से कम खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए, बिकॉज जिस वादे पे लोगों ने उन्हें वोट दिए हैं वो पूरा नहीं कर सके। अब इस वक्त जो सिचुएशन है उसमें जो मेरा यही ख्याल है
कि पीटीआई के पास कोई बड़ा इस वक्त पॉलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, जिसकी वजह से हुकूमत जो है वो अपनी धौंस धांधली के जरिए चलती रही है, चलती आ रही है, चलती जाएगी, जितनी देर चल सकती है वो चलेंगे। अच्छा, जो आप कह रहे हैं इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, चौधरी साहब उसकी वजह पार्टी के अंदर ग्रुपिंग है, या जिसने आके लीड करना था, जिसकी जिम्मेदारी थी, वो उस तरीके से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज का मुजाहरा नहीं कर सका, या अलीमा खान साहबा कुछ एक अपने अंदाज से पार्टी को चलाना चाहती थी, वो भी उस तरीके से नहीं चला पाई, वजह क्या समझते हैं? एक ग्रुपिंग तो हर पार्टी में होती है, हर वक्त होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप केपी की ग्रुपिंग देखें पीटीआई की, तो ये तो परवेज खट्टक साहब जब आए थे, ये जो भी धड़े हैं ये सारे वही हैं जो उस वक्त खट्टक साहब के हामी थे, खिलाफ थे, फिर महमूद खान के हामी थे, खिलाफ थे। ये धड़ेबंदियां पार्टियों में रहती हैं, और वो इतना बड़ा इशू नहीं है। प्रॉब्लम इस वक्त जो है वो ये है कि इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी जो है वो ज़ाहिर है पीटीआई के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इमरान खान ने ही जाहिर है उनको पीटीआई को बांध के रखा हुआ था। एक जो कह लें कि एक मोती की तरह जो लड़ी में पिरोए हुए होते हैं, वैसे अगर पार्टी रही थी तो वो इमरान खान ही वो स्ट्रेंथ थे, वो धागा थे जिसके ये सारी पार्टी बुनी हुई थी। तो उनके ना होने की वजह से एक बहुत बड़ा फर्क जो है वो जाहिर है कि है। दूसरी तरफ कमजोरी ये है कि एस्टैब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जोर जबरदस्ती की, खान साहब को जेल में डाल दिया, सब कुछ कर दिया, बट उसके जवाब में जो हमने पार्टी अपनी जो वकीलों को दे दी, उसका बड़ा नुकसान जो है वो हुआ है। और अब तक जो है वो मामला संभल नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो लॉयर्स हैं उनकी टोटल पॉलिटिक्स किसी की 8 महीने की है, किसी की 10 महीने की है। उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो आई थिंक पीटीआई को और इमरान खान को स्पेशली सोचना होगा कि अगर उन्होंने पार्टी को आगे लेके जाना है तो उन्हें लॉयर्स की से लेके पार्टी वापस पॉलिटिशियंस को देनी पड़ेगी। ठीक। अभी आपने कहा कि जो इमरान खान साहब की वो शख्सियत है, इमरान खान साहब है जिन्होंने पार्टी को एक लड़ी के अंदर मोतियों की तरह पुरोया हुआ था, वही एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे। लेकिन अलीमा खान साहबा कहती हैं कि रिसेंटली उन्होंने कहा, आपने भी सुना होगा कि बानी पीट के इमरान खान माइनस हो चुके हैं, आप उनसे इत्तेफाक करते हैं? नहीं, मैं भी कोई मास्टर ऑफ वर्ड्स नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल ये कहना हुआ है। पहली बात तो ये कि माइनस कहाँ से होना है। पहली बात तो या तो बताए ना को लोग जो हैं, क्या पीटीआई की कोई वर्थ है इस वक्त? क्या सलमान अकरम राजा हो गए, या असद कैसर हो गए, या गौहर हो गए, या बाकी पीटीआई के कोई लोग हो गए, क्या वो इमरान खान के बगैर काउंसिलर का इलेक्शन भी कभी जीत सकते हैं? आंसर इज नो। सो माइनस तो पीटीआई पहले हो चुकी है। अब तो देखें, इमरान खान इन लोगों को फारग करें, नए लोग लगा देंगे, वो पीटीआई होगी। लोग खान के साथ जुड़े हुए हैं, पीटीआई के साथ नहीं जुड़े हुए। सो इसलिए वो जो, जैसे आपने खुद कहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो इमरान खान है, पीटीआई तो नहीं है ना, तो वो कैसे माइनस होंगे? नहीं चौधरी साहब, लेकिन एक सवाल मैं भी जी जी पूछ लूँ। चौधरी साहब, आपने कहा कि इस वक्त क्योंकि बानी पीटी इमरान खान जेल में है, इसी वजह से पार्टी तितर बितर है, और दूसरी निशानदेही आपने की कि वकला के हवाले कर दी गई हैं जो पॉलिसियां हैं पार्टी की। इससे पहले भी हमने देखा चौधरी साहब के बड़े बड़े लीडर भी दूसरी पार्टियों के भी जेलों में रहे, पार्टियां तो सर्वाइव करती रहीं, हत्ता के जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई, लेकिन उनकी पार्टी सर्वाइव करती रही। ये क्या हुआ पीटीआई में कि अभी जमात नहीं बन सकी थी, या मुख्तलिफ ख्याल मुख्तलिफ जमातों के लोग इस पार्टी में आगे थे, अभी तक वो कल्चर ही नहीं पनप सका सियासी पार्टी का? नहीं, मैं आपसे इतफाक नहीं करता। पीपल्स पार्टी की जो ओरिजिनल लीडरशिप थी वो तो एलिमिनेट कर दी थी। बेनजीर भुट्टो जब आई थी, उन्होंने बिल्कुल नई पार्टी की लीडरशिप को पार्टी की, और उन्होंने तो बल्कि आप समझें कि जो सबसे पहले एआरडी बना 83 में, उन्होंने तो भुट्टो के कातलों के साथ बैठ के अलायंस किया, और वहां से उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स जो है वो आगे बढ़ाई। इमरान खान भी अब फिनोमिना है, जिस तरह जुल्फकार अली भुट्टो पाकिस्तान में एक फिनोमिना रहे हैं, और 4 हुकूमतें उन्होंने अपनी कब्र से जो है बना दी हैं। इमरान खान भी पाकिस्तान की सियासत का प्रोबेबली भुट्टो से भी बड़ा फिनोमेना है, और इमरान खान को जो है वो पॉलिटिकली एलिमिनेट करना बहुत बहुत बड़ा टास्क होगा। इस हुकूमत के पास तो सिवाय ब्रूटैलिटी के, सिवाय कोरियन के, सिवाय जबर के कोई और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ही नहीं, है ना। वो तो आलमी सतह के ऊपर भी आप देख लें, मुकामी सतह के ऊपर भी देख लें, उन्होंने फैसला किया है कि मोरालिटी वगैरह कोई चीज नहीं है, नेकेड ताकत जो है वो सब कुछ है। लिहाजा उनकी तमाम पॉलिसीज जो ठीक। हैं वो नेकेड ताकत के इर्द गिर्द घूमती हैं। जो सब खैबर पख्तूनख्वा में और इवन मरकज़ में भी दोबारा कुछ पीटीआई के सर्कल्स में ये बात सुनने को मिली है कि एक दफ़ा उनको दोबारा उस ऑप्शन पर अमल करना चाहिए जिसमें जो माजी में किया 2022 में
कौमी असम्बली से इस्तीफे दे देने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली से भी मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और आके एक तहरीक चलानी चाहिए। आपको लगता है कि इस सूरत हाल में सूबाई असम्बली से और कौमी असम्बली से और पंजाब असम्बली से भी इस्तीफे देकर एक कैंपेन चलाना पीटीआई के लिए पोलिटिकली ये कोई सूदमंद साबित हो सकता है? देखिए, अगर वो नहीं देंगे तो वो 9 मई में वैसे ही सारे एमएनए एमपीएस जो है वो फारग हो रहे हैं। इससे अच्छा है कि कम से कम वो लड़ते हुए तो जाए ना। जो फेलियर है पीटीआई का वो सिर्फ एक है, वो जो जेयूआई को अपने साथ नहीं मिला सकी। अगर आज अपोजिशन इकट्ठी होती, जेयूआई और पीटीआई इकट्ठे इस्तीफा देते इसके बाद, तो फिर तो देखे ना, इस हुकूमत का जो पार्लियामेंट की को रही से ही थोड़ी बहुत लेजिटिमेसी है वो भी मुकम्मल खत्म हो जाती। बट अनफॉर्चुनेटली चूंकि इनकी लीडरशिप अलायंस नहीं बना सकी, मौलाना फजलुर रहमान को अपने साथ नहीं ला सके, मुतमईन नहीं कर सके, उसकी वजह से ये एक वैक्यूम जो है वो रह गया है। अदरवाइज तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में रहने का कोई जवाज नहीं बनता। अब भी मेरे ख्याल में पीटीआई को कोशिश करनी चाहिए जेयूआई को साथ मिला के और पूरी अपोजिशन रिजाइन करे। अच्छा, नहीं चौधरी साहब, जो सियासी पार्टियों की कुव्वत है वो डायलाग है, गुफ्तगू है। सियासतदान लड़ाई के जरिए नहीं, गुफ्तगू के जरिए रास्ते बनाते रहे हैं। माजी में सियासी जमातों के भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ झगड़े रहे हैं, लेकिन उन्होंने फिर उसके रास्ते निकाले हैं। अभी क्या होना चाहिए, आप समझते हैं कि पीटीआई जो उसकी सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी इकदाम है, आप सीनियर सियासतदान हैं, कि वो करे तो ये सर्वाइव कर सकती है? क्या डायलाग एक अच्छा, आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने मियां शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर दावत दी है, क्या करना चाहिए, आपकी तजावीज़ क्या हैं? देखिए जी, मैं पिछले महीने 3 दफ़ा खान साहब से मिला हूँ, केस में इकट्ठे हैं। तो मैंने खान साहब से ये गुजारिश कही है, तीनों दफ़ा ये उनको कहा है कि देखें, हम मिलिशिया नहीं है, हम कोई बंदूकें उठा के पहाड़ों पे नहीं चढ़ सकते, हमारी कैपेसिटी नहीं है। हम तो पॉलिटिशियन है। एग्जैक्टली। हमें अगर स्पेस मिलेगी तो हम पॉलिटिक्स कर सकेंगे, नहीं मिलेगी हम नहीं कर सकेंगे। ये अलहदा बात है कि जब आप हम जैसे लोगों को आप निकाल बाहर करेंगे और हमारी जगह फिर जैसे बलूचिस्तान में हुआ, केपी में हुआ, वो बंदूक वाले ले लेंगे, लेकिन फिर वो बंदूक वाले जाने और ये बंदूक वाले जाने, हम लोग प्लेयर नहीं होंगे। हमें तो पूरी कोशिश करनी चाहिए कि अपनी स्पेस हम जो है वो अपनी ले सकें और वो एस्टेब्लिशमेंट से ले सकें। और उसका तरीका यही था कि हम एक ग्रैंड पॉलिटिकल अलायंस बना सकते हैं अपोजिशन का, जो फिर हुकूमत के साथ और एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करती। आप देखें ना, मौलाना फजलुर रहमान, महमूद अचकजई, ये अपने पीर पगाड़ा साहब और ये बाकी लोग, हाफिज नईम साहब, ये अगर पीटीआई इनके साथ मिलके टेबल पे बैठती, हुकूमत दूसरी तरफ बैठती, इनकार करना मुश्किल हो जाता, आसान नहीं था। जैसे बड़ी अच्छी आपकी तजवीज़ थी। खान साहब ने फिर क्या रिप्लाई किया आपके इन सजेशंस पे? नहीं, वो नहीं माने। उन्होंने अनफॉर्चुनेटली पहले मुझे तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे ज़रा मुझे सोचने दो, लेकिन फिर 2-3 दिन बाद ये लोग गए और उन्होंने कहा कि नहीं, तहरीक शुरू कर दें। लेकिन देखिए, तहरीक जो है वो एक सियासी हिकमत अमली का हिस्से के तौर पे ज़रूर हो सकती है, आखिरी हिस्सा है। लेकिन वो सियासी हिकमत अमली नहीं है टोटल। इट कैन बी पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, लेकिन वो पूरी स्ट्रेटजी तो नहीं है ना। बिल्कुल ठीक, वो पूरी स्ट्रेटजी नहीं है। तमाम सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल है। फाचौय साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसके पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप के ऊपर क्या इम्पैक्ट क्रिएट होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गुज़श्ता 12 सालों के दौरान, उसका नतीजा ये रहा कि सवात के अंदर स्याह एक दरिया के अंदर फंस कर रह गए। 2 घंटे तक वहाँ पर फंसे रहे, लेकिन सूबाई और ज़िली इंतज़ामिया उनको वहाँ से रेस्क्यू नहीं कर सकी। हेलीकॉप्टर कहाँ थे, रेस्क्यू टीमें कहाँ थी, बोट्स कहाँ थी, बहुत से सवालात हैं। और सवात के अंदर से जो पीटीआई का बड़ा एक गढ़ तस्वुर किया जाता है, वहाँ से सूबाई हुकूमत के खिलाफ नारे लग गए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया है। इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खान साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से अल्टीमेटली फ़ैसला आ गया। उसके ऊपर एक पीटीआई ये कह रही है कि अवाम के ख़िलाफ़ फ़ैसला है, और वैसे भी जिस पार्टी के ख़िलाफ़ फ़ैसला है उसको तस्लीम तो नहीं करती, यही हमारी तारीख है। लेकिन आइन और कानून की रोशनी में बात करें तो जिस तरीके के साथ नज़र ज़रूरत के तहत सीटें दी गई थी, आइन को री राइट किया गया था, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था। अल्टीमेटली उसकी करेक्शन हुई। अब जिसके खिलाफ वो फैसला गया है उसकी रिजर्वेशन तो सामने आएंगी। लेकिन आप ओवरऑल इस फैसले को किस निगाह से देखते हैं? इसके जो गवर्नमेंट की जो फ्यूचर के जो एम्बिशंस हैं, जो प्लान हैं, उस हवाले से, और पैरेलल पीटीआई की सियासी बका
और उनकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर इसके बड़े असरात दिखाई देंगे, क्योंकि बहुत से अरकान का जो स्टेटस है अब वो आज़ाद हो जाएगा, मखसूस नशिस्तें नहीं मिल सकेंगी, अपोजिशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, हुक्मरान इत्तेहाद स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सेनेट के अंदर KPC से वहाँ पे उनको यहाँ 11 सीटों पर इलेक्शन होने हैं, वहाँ से उनको 3 सीटें एक्सपेक्ट की जा रही, वो मिल जाएंगे। सेनेट में भी उनको 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। तो इस पूरे इस पोलिटिकल लैंडस्केप के अंदर हालात किस निगाह में आपको जाते हुए दिखाई देते हैं, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और PTI की पॉइंट ऑफ व्यू से भी? अच्छा भट्टी साहब, ये जो फैसला है ना सुप्रीम कोर्ट का, इसके 2 पहलू हैं। एक है कानूनी पहलू और एक है अखलाकी पहलू। कानूनी पहलू से देखें तो PTI ने जब अपने निशान पे बतौर जमात इलेक्शन नहीं लड़ा तो सीटों की हकदार कैसे होगी? बिल्कुल ठीक। हाँ, अखलाकी हवाले से सवाल उठाए जा सकते हैं कि उनसे जब निशान छीना गया तो उन्होंने फिर कैसे इलेक्शन लड़ना था, वो एक अलग डिबेट है, वो एक अलग। लेकिन कानूनी तौर पर उसके जो भी देखे उन्होंने, अदालत ने ठीक फैसला दिया है कानूनी का, टेक्निकल बुनियादों के ऊपर। अब आ जाते हैं इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हुक्मरान इत्तेहाद पर। हुक्मरान इत्तेहाद तो जनाब 2/3 अक्सरियत, अभी सेनेट के जैसे आपने बताया कौमी असम्बली तो मिल गई जी, तो उधर भी उनको मिल जाएगी। इनके तो वारे न्यारे हो गए हैं। लेकिन माजी में भट्टी साहब हम ये भी देखते रहे हैं कि 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत अच्छा शगुन नहीं रहा जब किसी के पास 2/3 अक्सरियत आती है, ये एक ट्रैक रिकॉर्ड है इस वाले से, एज ए जुमला मोतज़ा के तौर पर मैं अर्ज कर रहा हूँ। जब भी 2/3 अक्सरियत किसी को मिली है, माजी में नवाज शरीफ साहब को 96 में भी मिली, तो 2013 में भी ऐसे ही आए थे, तो वो भी हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मुश्किलात बढ़ जाती हैं। लेकिन उसका सेम पेज भी तो नहीं था ना खास। अब जबकि एक नया निज़ाम है जिसे हाइब्रिड निज़ाम का नाम दिया गया है, जैसे ख्वाजा असफ साहब कहते हैं कि 90 की दहाई में ये आ जाना चाहिए था, अभी वो चल रहा है। देखते हैं, ये तो ऐसे मैंने जरा तफन्नन ये बात कर दी, खतरात कम है वो वाले का, बिल्कुल। अभी तो देख के कहा जा रहा है 1 साल नहीं हुकूमत चलेगी। अब तो हुकूमत तो बज़ाहिर नंबर्स के हवाले से मुस्तहकम हो गया। हुक्मरान इत्तेहाद की बात मैं कर रहा हूँ। अब आते हैं PTI जी। PTI जिस बंद गली में आज दाखिल हुई है, यहाँ बैठकर मैं और आप यही रोना रो रहे हैं, और पूरे जितने भी जो जर्नलिस्ट हैं वो ये उनको तंबीह कर रहे हैं, आप अपने गुफ्तगू डायलॉग का उसका रास्ता ना छोड़ें। PTI ने वो रास्ता नहीं इख्तियार किया। अब उनके रास्ते दरवाजे एक एक करके बंद होना शुरू हो गए हैं। अब भी मेरा मशवरा है PTI के ज़ोमा के लिए कि वो गुफ्तगू का रास्ता अपनाएं। अभी भी आज भी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको डायलॉग की दावत दी है, उस दावत को खुले दिल से कबूल करें। और जैसा कि फवाद चौधरी साहब ने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है कि वो तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं उनको तो एक प्लेटफॉर्म पर बैठाए ना। बिल्कुल ठीक। मसलन मौलाना फजल रहमान है, हाफिज नईम साहब हैं, पीर पगाड़ा साहब हैं, अताउल्लाह मैंगल साहब हैं, महमूद खान चिकजई साहब हैं। आपकी ना हुक्मरान इत्तेहाद से बनती है और ना आपकी अपोजिशन इत्तेहाद से बनती है जी। तो सियासतदान के पास क्या रह जाता है? वो लोगों को साथ जोड़ता है, साथ मिलाता है। लेकिन ये सलाहियत पैदा करने के लिए आपको ये जो इसकी ज़मामे कार है PTI की, वो वकला से लेकर सीनियर सियासतदानों के हवाले करने पड़ेगी। आप देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब भी खड़े लाइन है, वो तो जेल में है। चौधरी परवेज लाई जो सीनियर सियासतदान है, जो इसके रवायती सियासत, जब हमारा मसला ये है भट्टी साहब, जब हम डायलॉग करते हैं ना, तो हम जब अपोजिशन में जाते हैं तो हमें बरतानवी जमहूरियत याद आ जाती है। यहाँ के सर्कमस्टांसेस के मुताबिक यहाँ 2018 में जो इंतखाबात हैं उसको भी मद्देनजर रखना है। ये नहीं है कि आपको 2023-24 के इंतखाबात उनको याद करना है, यहाँ 90 की दहाई को भी देखना है। बिल्कुल, यहाँ की ज़मीनी कीमतें मुख्तलिफ हैं, आप उनको अपनाते हुए रास्ता बनाएंगे, जैसे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने हमारी आंखों के सामने रास्ता। बिल्कुल उसका खास साहब आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, और इस मकसद के लिए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक बड़ा गोल्डन आपको चांस दिया है, मुज़ाकरात की पेशकश करके PTI को इस ऑप्शन को अडॉप्ट करके बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग के जरिए से अपने आप को वापस लाना चाहिए। यही एक वाहिद रास्ता है जो PTI की पॉलिटिकल सर्वाइवल का बेहतरीन जरिया हो सकता है। अदरवाइज सड़कों पर निकलने से मजीद उनको नुकसान ही पहुंचेगा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं खास साहब। खैबर पख्तूनख्वा में नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 12 साल हो चुके, लेकिन हम देखते हैं 12 सालों के दौरान शऊर फैलाने की बात की गई, वहाँ पर करप्शन के खिलाफ बड़े बड़े बयानात, तकरीरें होती रहीं, लेकिन जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो गवर्नेंस का सिस्टम था, जो करप्शन का खात्मा करना था, वहाँ पर हमने देखा कि कोई उसके रिजल्ट कोई अच्छे दिखाई नहीं दिए। आपको याद होगा कि माजी के अंदर भी वहाँ ऐसे मुख्तलिफ वाक़यात हुए जहाँ पर सवालात उठे, और यही तवक्को की जाती रही कि शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद ख़राब होती रही। करप्शन के मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आते रहे, वो BRT का स्कैंडल हो, वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर मुख्तलिफ स्कैंडल्स हों, उनके ऊपर सवालात उठते रहे, लेकिन कार्रवाइयाँ जिस तरीके से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि जो गवर्नेंस थी KP के अंदर वो बुरी तरह से मुतासिर हुई। हम देखते हैं कि सवात के अंदर जो गुज़श्ते रोज़ हमने देखा कि वहाँ पर एक स्याह जो
KPK के अंदर वहाँ जाते हैं, तफरीह के लिए जाते हैं, सियाहत के लिए जाते हैं, और KPK की गवर्नमेंट को वहाँ से एक बड़ा रेवेन्यू मिलता है। वहाँ पर जो ज़िली इंतज़ामी के इक़दाम थे कि जिसकी वेदर फोरकास्ट मौजूद थी, वहाँ पर कोई इंतजाम दिखाई नहीं दिए, और फिर स्याह वही हुआ, दरियाए सवात में फंसे और कई घंटों तक वहाँ पर वो फंसे रहे, वीडियोज़ आती रहीं, वो इल्तिजाएँ करते रहे, लेकिन बदकिस्मती के साथ ज़िली और सूबाई और ज़िली इंतज़ामिया मुतहर्रिक नहीं हुई, और अल्टीमेटली 10 जाने इस सैलाब की नज़र हुई। पूरा पाकिस्तान दुखी है, दिल दहला देने वाले ये मनाजिर थे। उस वक्त सवाल ये है कि प्रोविंशियल जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो कहाँ थी? CM खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर कहाँ है? जब 2019 में वही हेलीकॉप्टर अलीमा खान साहबा चित्राल के अंदर एक जगह फंसी थी तो उनको वहां से रेस्क्यू करने के लिए पहुंचा था। सवाल यह है कि कोहिस्तान में 2022 के अंदर 6 नौजवान फंसे, वहां पर भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं पहुंच सका था, वो भी सैलाबी रेले की नजर हो गए थे। लेकिन उसके बाद सीखा क्या, इंप्रूवमेंट क्या की KP गवर्नमेंट ने? वो ये हुई, यही इंप्रूवमेंट थी जो गुज़श्ते रोज हमने देखी। खास साहब, करप्शन के बेतहाशा वहां पर स्कैंडल आए, अभी भी वहां पर तहकीकात हो रही है। कोहिस्तान स्कैंडल सामने आया, 40 अरब रुपए का, गिरफ्तारियां हो रही है, नैब तहकीकात कर रहे हैं। सवात के अंदर, दरिया के अंदर स्याह फंसे, कीमती जानों से गए, बुजुर्ग, बच्चे, बड़े, सब हमने देखा कि वो देखते देखते कुछ लम्हों के अंदर सैलाबी रेले के नजर हो गए। लेकिन सुबह इंतजामिया सोई रही, ज़िले इंतजामिया खामोशी रही, DC को मुअत्तल कर दिया गया। और जब सवाल हुआ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, उन्होंने इतना अफसोसनाक जवाब दिया। उन्होंने कहा जी कि मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उनको तंबू फराम करता। तो जवाब यह है कि आपकी जिम्मेदारी थी वहां पे स्याहों को रेस्क्यू करना, वहां पे उनके लिए हिफाजती इक़दाम करना, और प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर रोल मौजूद है, वो रोल प्ले नहीं हुआ। सवात के अंदर शहरियों ने क्या मुजाहरा किया है, जरा ये सुनते हैं। सूबाई हुकूमत के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने यही मुतालबा किया है। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल अताड़ा ने यही मुतालबा किया है। दीगर भी जो उनकी मुखालिफ सियासी जमातें हैं, डेफिनेटली वो मुतालबा कर रही हैं कि वहाँ पर जो गवर्नेंस का जो मॉडल है, जो गवर्नेंस का जो वहाँ पर परफॉर्मेंस है, और जो जिस तरीके से ये वाक़या हुआ, जो सूबाई और ज़िली इंतज़ामिया की जो बहसी थी, वो नाकाबिले बयान है। खास 12 सालों में PTI की गवर्नमेंट ने वहाँ किया क्या है? और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जवाब था कि मेरी कोई जिम्मेदारी है कि इनको तंबू फराहम करूँ, मतलब तंबू जिसको हम कहते हैं कि उनको शेल्टर को प्रोवाइड करता मैं, तो वो ये बातें कह रहे हैं कि इनका कैसा ये रवैया जो आप देखते हैं? भट्टी साहब, पहले तो आते हैं ना इनकी बाद में कारकर्दगी, और गवर्नर जो 12 साल दौरे इक़्तिदार है PTI का पख्तूनख्वा में, इस पर बाद में बात करते हैं। ये जो कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, ये जो दिल दहला देने वाला कि लोग खड़े वहाँ मदद के लिए पुकार रहे हैं और हुक्मरान है कि वो सोए हुए हैं, 10-15 मिनट की बात नहीं, 2 घंटे वो लोग मदद को पुकारते रहे हैं। ये इतना बड़ा सान है, दिल दहला देने वाला। आप कह रहे हैं पाकिस्तान पूरी दुनिया से जहां जहां ये वीडियो गई है, मुझे बैरून मुल्क से फोन आया कि यहाँ लोग मर गए हैं, यहाँ कोई ज़िली इंतजामिया नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहाँ है इनके वो जो रेस्क्यू करने वाली चीज़ें, वो किधर गए हैं वो लोग? हेलीकॉप्टर जो इनके हुक्मरानों के लिए है वो इनके लिए क्यों नहीं है? इस वाक़े पर मैं समझता हूं जो भी मुजरिम भट्टी साहब, उसको डबो कर सजा देनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह ये स्याह मासूम जो सैर करने के लिए, एक फैमिली एक सैर करने के लिए, सियाहत के लिए सूबे में गई हुई है, तो आपको पता नहीं है कि इस माह में लोग आते हैं, ये जून जुलाई में अगस्त में ये सियाहों का सीजन है, तो आपने वहां इकदाम नहीं करने? आपने देखा नहीं था मरी में जब सियाह फंसे थे तो कैसे लोगों की मौत हुई थी? उस वक्त भी यहाँ PTI की हुकूमत थी, उसके बाद तो कोई सानहा नहीं हुआ वहां। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी अयाशियों से मतलब है, लोगों को रेस्क्यू करना कह रहे हैं मेरी जिम्मेदारी नहीं, और किसकी जिम्मेदारी है भाई? इनको इस पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए, मैं समझता हूं। जी खान साहब, तो आगे बढ़ते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने जहां पर आज एक तकरीब से खिताब करते हुए बहुत अहम उनका एक उनके विजन का, उनके अज़म का उन्होंने अदा किया है। बिलखसूस मार्क का हैक ऑपरेशन बनियाल मरसूस के बाद उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि जो मसला कश्मीर है उसको ख़त्म नहीं हल करेंगे, हम हल करना चाहते हैं और हल होगा इंशाल्लाह। और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीरियों को हर सूरत इंसाफ दिलवाएंगे। और साथ ये भी कहा कि पाकिस्तान कामयाबी के साथ दहशतगर्दी का खात्मा कर रहा है और पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है, पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल की जानिब बढ़ रहा है। उन्होंने दोबारा किस अज़्म का इजहार किया, अगरचे कि आज एक खुदकश हमला हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस की एक कॉन्वाय के नज़दीक एक गाड़ी ने पहुंचने की कोशिश की मीर अली में, जिसके नतीजे में 13 बहादुर सपूतों ने
वतन अजीज़ के दिफा के ऊपर अपनी जानों को नजराना पेश करते हुए शहीद हुए। तहम फिर ऑपरेशन हुआ और 14 खवारिज को, जो भारत की बैकिंग के साथ इस इलाके में काम कर रहे हैं, फितनल खवारिज को उनको जहन्नुम वासिल भी किया गया है। लेकिन आर्मी चीफ का अज़्म बिलखसूस दहशतगर्दी के खात्मे के हवाले से और कश्मीरियों को उनके हक़ खुद इरादियत के मुताबिक, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक इंसाफ दिलवाने के हवाले से जो आर्मी चीफ ने, फील्ड मार्शल ने जिस अज़्म का इजहार किया है, क्या कहेंगे आप? बट साहब, सबसे पहले जो मीर अली में एक बहुत बड़ा सानहा हुआ है आज, जिसमें जो पाक फ़ौज के 13 जवान पहले से ही कुर्बानियाँ देते चले आ रहे हैं, लेकिन आज ये इतना बड़ा अफसोसनाक वाक़या खुद को हमला और 13 जवानों का शहीद हो जाना, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में उन्होंने 14 लोगों को जहन्नम वासिल भी किया है। लेकिन ये देखिए कि आपके दहशतगर्दी से किस तरह पाकिस्तान नबरज़मा है और किस तरह हमारे पाक फ़ौज के जो जवान हैं वो किस तरह अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। तो जो जान अपनी दे देता है उससे बढ़कर कोई कीमत नहीं, इसलिए हमें उनको खराज तहसीन पेश करना हमारा अव्वलीन फरीज़ा भी है, ये हमारी अखलाकी कौमी जिम्मेदारी भी है। दूसरी बात जो आज चीफ साहब ने खिताब किया है, जो मैरी टाइम वॉरियर्स के साथ उनकी पासिंग आउट परेड में, उन्होंने 3 मैसेज दिए हैं उस हवाले से। एक तो भारत को 2 टोक एक बार फिर मैसेज दिया उन्होंने कि ये जो भी हमारा दुश्मन है वो इस बात को समझ ले कि जब भी हमारी खुद मुख्तारी पर किसी ने अटैक किया तो हम बिला झिझक उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये आप भूल जाएं, ठीक है। और दहशतगर्दी के वाले से उन्होंने ये बात भी की है कि हम दहशतगर्दों के खिलाफ जैसे ही जंग तेज करते हैं, इधर से इंडिया जो है उन दहशतगर्दों की मदद के लिए आ जाता है जी। तो इसके साथ जो सबसे बड़ा जिन्होंने मैसेज दिया है वो कश्मीरियों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। जब ये जैसे आपने कहा है जो पाक भारत मार्का हुआ है, इसके बाद ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट है, उन्होंने 2 टोक कहा है कि मसला कश्मीर के हल तक पाकिस्तान कश्मीरियों की पुष्ट पर खड़ा रहेगा और हर सूरत, और यूनाइटेड नेशन की करारदादों को एक बार फिर दोहराया है। और इसका जो मैं समझता हूं, जो आज उन्होंने जो तहरीक आज़ादी की जदोजहद कर रहे हैं उनको खराज तहसीन भी पेश किया है, उनको कहा कि जदोजहद में हम इनके साथ हैं और ये भी कहा है कि अखलाकी सफारती, लेकिन जब कभी मौका आया तो हम हर तरह कश्मीरियों के साथ खड़े होंगे, ना सिर्फ इस कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर में, बल्कि खूनी लकीर के उस पार भी। आज बहुत बड़ा फील्ड मार्शल की तरफ से बहुत बड़ी ये स्टेटमेंट, हौसला अफजा, पूरे उनके विजन का, उनके पूरे उस अज़्म का इजहार है जो वो कश्मीरियों से मुतल्लिक दिल में रखते हैं और पाकिस्तान के हवाले से सोचते हैं और इसका बार बार इजहार भी करते हैं। क्योंकि ये जो पहलगाम का एक मनगढ़ंत वाकया था, जिसे हम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी कहते हैं, इसके बाद भारत ने वहां जुल्म और सितम बढ़ा दिया था पूरी तरह। अब जब चीफ ने यह बयान दिया है तो अब जो मकबूजा कश्मीर के लोग हैं वहां, उनके एक हौसला मिलेगा, उनको समझ है कि इस वक्त जो एटमी कुव्वत है पाकिस्तान, उसका जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, वो हमारी पुष्ट पर खड़ा है। इससे जो कश्मीरियों के हौसले जो तहरीक आज़ादी में शरीक हैं, उनके अज़म एक बार फिर बुलंद होता है। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, बिल्कुल बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और कश्मीरियों के लिए डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई कि पाकिस्तान ने और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने एक मरतबा फिर बहुत क्लैरिटी के साथ अपने मौक़िफ़ को दोहराया है और दुनिया और भारत जान ले कि कश्मीरियों को हर सूरत इंसाफ दिलवाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद करेंगे कि आइंदा माली साल का बजट मंजूर हो चुका। वफाकी हुकूमत ने बड़े दावे किए कि ये बजट बड़ी मौशी खुशहाली का बाइस बनेगा और किन किन शोबों के अंदर ये बजट बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, किन शोबों के अंदर रिलीफ दिया गया है और किन शोबों के अंदर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, बिलखसूस तमीराती इंडस्ट्री और रियल स्टेट से मुतल्लिक ये बजट क्या रोल प्ले करेगा, इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी हुकूमत ने आइंदा माली साल का बजट तो मंजूर कर लिया, उसमें बड़े दावे किए गए हैं। ये दावे किस हद तक हकीकत का रूप धार पाएंगे, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार मोहम्मद एहसन मलिक साहब। मलिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूँगा, ओवरऑल गवर्नमेंट ने अब ये दावा किया है कि आइंदा माली साल का बजट मुआशी तरक्की का बजट होगा, सनतों का पहिया चलेगा, लेकिन सबकी नज़रें जो जमी हुई थी एक आम आदमी के लिए, और आपकी एक्सपर्टीज़ भी हैं, प्रॉपर्टी का शुबा, रियल स्टेट, तमीराती इंडस्ट्री बहुत 2-3 सालों से बुरी तरह से मुतासर हुए थे। IMF की बहुत सख्त कंडीशंस थी, लेकिन इस मरतबे कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके अंदर आपने बड़ा रोल प्ले किया, सेंसिटाइज किया FBR को जाकर। किस निगाह से देखते हैं इस बजट को, जो रियल स्टेट को, तमीराती इंडस्ट्री को, और जो लोग बेघर हैं, अपने घर बनाना चाहते हैं, उनको ये बजट किस हद तक हेल्पफुल उनको हेल्प करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि बजट वर्केबल, एक्सेप्टेबल बनाया गया है एफर्ट के साथ, और इसमें मैं बहुत ममनून हूँ पीपल्स पार्टी का, अब्दुल कादिर पटेल साहब का, सलीम मांडवी वाला साहब का, नवीद कमर साहब का, कि जिन्होंने चीज़ों को अंडरस्टैंड किया और जो FBR जो चीज़ करने जा रहा था उसको ब्रेक लगवाई गई। क्योंकि अगर वो चीज़ें उस
स्पिरिट में इम्प्लीमेंट हो जाती या पास हो जाती तो मैं नहीं समझता था कि इकोनॉमी का व्हील चलेगा और कोई बेहतरी आएगी। बट अभी ये है कि पॉजिटिविटी आएगी। बजट में आपने टैक्स की परसेंटेज कम की है, वो अलहदा बात है कि आपने एफबीआर ने आईएमएफ के सामने अच्छा बच्चा बनने का रोल प्ले किया है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट को वही 6% रखा है। अच्छा, जो पहले भी 6% थी कि 3% बायर देता था, 3% सेलर देता था। अब उन्होंने ये कर दिया कि 1.5% बायर को कर दिया और 4.5% सेलर पे ले गए। बट इसके साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मतलब अब टाइम के साथ उनको एड्रेस किया जाएगा, लेट फाइलर वाला बहुत बड़ा इशू था, उसको उठाया गया। मतलब एक जो फ्रेश फाइलर है जो आज बनना चाहता है वो अनफॉर्चुनेटली हमारे इस मैकेनिज्म में वो लेट फाइलर है। सिर्फ ये पैसे बनाने का एक मैकेनिज्म है। पता नहीं ये गवर्नमेंट और ये एफबीआर कब इस मैकेनिज्म पे आएंगे कि हम ये विद होल्डिंग से जान छुड़ा के लोगों का जो एक्चुअल टैक्स बनता है हम उसको वो चार्ज करें। ठीक, आप एडवांस टैक्सेस ले के आईएमएफ को दिखा देते हैं और उसके बाद एक मुसीबत पड़ी होती है, आपको रिफंड आप लोगों को देते नहीं है और अपनी गुडविल बनाने की कोशिश करते हैं, टारगेट आपसे अचीव नहीं होते हैं, आप पिछले साल से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। एक चीज जरूर जानना चाहूंगा, इसी पे तरह मैं एक सवाल पूछना, ये इतना बड़ा फ्रॉड है पूरे पाकिस्तान में जिसकी निशानदेही आपने की, अगर इस वाले से कोई कानून साजी हो जाती है कि जगह उनके पास बहुत कम है और फाइलें वो हज़ारों की तादाद में बेच देते हैं और जो पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगाकर गरीब आदमी वो फाइल खरीदता है, इसके लिए उसे सालों इंतजार करना पड़ता है। इस वाकई इसका सद्देबाब होगा हसन साहब? ये जरा नाज़रीन को बताएं, इस वाले से लोगों के बड़े कंसर्न है। कोशिश बहुत है गवर्नमेंट को जगाया जाए, कसूर भी गवर्नमेंट का है, आंखें भी बंद करते हैं, अंडर हैंड डीलें भी करते हैं, क्योंकि मैं ये बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की मौजूदगी में, एक एडिशनल डिप्टी कलेक्टर की मौजूदगी में, एक एफबीआर की कमिश्नर की मौजूदगी में 2 नंबर काम, फाइलें, प्लॉट बिक जाएं। जब तक इनका आशीर्वाद नहीं होता इसके बगैर कोई काम नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक, मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और उसके बाद फिर जब ये हो जाता है फ्रॉड, फिर हमारा नैब भी जागता है, फिर हमारी एफआईए भी जागती है, फिर हमारा एंटी करप्शन भी जागता है और एंड में क्या होता है? प्ली बार्गेन। एक गरीब आदमी बेचारा अपनी जमा पूंजी लुटा चुका होता है और वो या पैसे लेके मुल्क से बाहर भाग गया होता है, डेवलपर या बिल्डर, और इधर लोग अवाम पब्लिक जलील हो रही होती है। उसके लिए गवर्नमेंट को कानून साजी करनी चाहिए। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा आपसे। बजट स्पीच में वज़ीर ख़जाना ने कहा था कि हम आवाम को जो अपना घर बनाना चाहते हैं, और लाखों लोग हैं जो बेघर हैं, इनके पास अपनी छत नहीं है, उनको बैंक फिनांसिंग करेगा, बैंकों के जो कंसर्न है वो हम दूर करेंगे, मॉर्टगेज की फैसिलिटी हासिल होगी। एक बड़ा अच्छा ये आइडिया था, क्या वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? कोई घर बनाना चाहता है तो गवर्नमेंट बैंक को एक उनके लिए कोई फैसिलिटेशन का रोल प्ले करे, जो उनके कंसर्न है वो ख़त्म हो और मॉर्टगेज की फैसिलिटी भी हो, जिस दुनिया के दीगर ममालिक में ये फैसिलिटी है, पाकिस्तान में नहीं है अनफॉर्चुनेटली। और पाकिस्तान में इस वजह से नहीं है कि हमारे अदारे बैंक्स वो डरते हैं कि एक कोई भी बंदा जब घर में घुस जाता है तो वो ना किस देता है और उसे खाली कराना मुश्किल है। हमारे जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत टफ है, बट वो फोरक्लोजर लॉज पास हो गए थे। अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो है इंटरेस्ट रेट। 11% इंटरेस्ट रेट है। अगर हम मिनिमम 1% भी रखें सुहेल साहब, बैंक के चार्जेस का 1%, 12% फिजिबल नहीं है। okay. अब आईएमएफ के प्रोग्राम में रहते हुए गवर्नमेंट कितनी सब्सिडी देगी ये डिपेंड करता है। अगर तो वो सब्सिडी को 50-50 हो जाती है तो फिर तो शायद लोग बैंक लोन्स की तरफ जाएंगे, मॉर्टगेजेस की तरफ जाएंगे। अदरवाइज एक जो टैक्स क्रेडिट की बात हुई है वो ये है कि अगर आप जी जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं वो अगर आपकी इनकम ट्रीट ना की जाए तो वो भी लोगों के लिए एक रिलीफ होगा। और शायद उसके ऊपर आईएमएफ से इनको ब्लेसिंग भी है, ग्रीन सिग्नल भी है, तो वो शायद तो चांस है ये कंडीशन इंप्लीमेंट हो। डेफिनेटली, इंशाल्लाह डेफिनेटली हो। ओके, चलें, ये कुछ हौसला अफजला बात भी ज़रूर है नाज़रीन, और बहुत से लोग तवक्को के आइंदा माली साल का बजट उनकी माली और मुआशी मुश्किलात को कम करने में हेल्पफुल साबित होगा, और बिलखसूस तमीराती सनत और उसके साथ रियल स्टेट का शोबा जो एक बड़ा मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा था। एहसन मलिक साहब की गुफ्तगू से हम ये अंदाज़ा लगा रहे हैं कि शायद कुछ इसमें बेहतरी है और चीज़ें बेहतरी की जानिब चलना शुरू हों। तो आज के लिए इतने ही, हम इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।